हेलो रोहन, वेलकम टू इलेक्ट्रिक लंच गेम्स के उस आज के सेशन में हम लोग हमारे रेलवे डीएफसीएसएल के जो हमने सीरीज शुरू की है उसका हम लोग पार्ट 10 डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, हम लोग अकॉर्डिंग टू सिलेबस सारे जो टॉपिक्स हैं मेजर टॉपिक्स है आपके आने वाले एग्जामिनेशन के लिए हम लोग क्लियर अप करने वाले हैं। ओके, उसी का ध्यान में रखते हमने इलेक्ट्रिकल मशीन्स का एक चैप्टर जो है उसका एक सिलेबस है, उसका जो सब पॉइंट है डीसी मशीन्स के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा आपकी जो रजिस्ट्रेशन की डेट है वो भी आपकी एक्सटेंड करा के 23 जुलाई तक करा दिए। अगर काफ़ी सारे स्टूडेंट ने अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया होगा तो आप अच्छी तरीके से ध्यान से इसको पेशेंटली फॉर्म भरिएगा। ठीक है, तो अभी हम लोग हमारे सेशन को शुरू करते हैं। एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल पोस्ट कोड 22 के लिए हमने सीरीज शुरू किया। हालांकि मैं आपको बता दूंगा जो जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट कोड है कुछ अगर आपके टॉपिक सिमिलर होते हैं तो इसको आप जाके देख सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस रहने वाले दोनों आपके जो पोस्ट है उसके लिए। मेनली हम लोग जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के जो पोस्ट देखने वाले इसमें 24 क्वेश्चन आपके नॉन टेक्निकल के पूछे जाते हैं। 96 क्वेश्चन आपके इस जो मेजर टॉपिक्स है नॉन टेक्निकल के, जैसे सर्किट एनालिसिस हो गया, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट, कंट्रोल सिस्टम, मटेरियल सिस्टम, इस पे आपके पूछे जाने वाले। उस तरीके से आपको मैं बता दूं, अगर आपने 2018 का पेपर, ठीक है, और आपका 2016 का पेपर वो अगर आपने नहीं देखा होगा, ठीक है, 2018 का जो पेपर था हमने एज इट इज पार्ट में डिस्कस किया। ठीक है, सर्किट एनालिसिस, मशीन्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये जो इंपॉर्टेंट यहाँ पे टॉपिक्स मैंने जो मेंशन किए मेजरमेंट से लेके, इस तरीके से हमने 2018 का पेपर कंप्लीट किया। और कुछ ही दिनों पहले 2016 का पेपर जो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का पेपर है 2016 में डिप्लोमा बेस्ड जो पोस्ट थी उसके लिए भी हमने ऑलरेडी डिस्कस करा चुके हैं। उसी को ध्यान में रखते हुए जो हमारा नॉन टेक्निकल का सीरीज है हमारे नए चैनल कोजिफाई पे हमने ऑलरेडी शुरू कर दिया 24 क्वेश्चन की, जहाँ पे जनरल नॉलेज, एप्टीट्यूड और रीजनिंग के इस तरीके से सेशन हमने आपके लिए प्रेजेंट किए हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट सेशंस की जो स्क्रीनशॉट है मैं यहाँ पे मेंशन कर रहा हूँ। जैसे सर्किट एनालिसिस के, एसी फंडामेंटल, नेटवर्क थ्योरम्स के हमारे 3 से 4 सेशन हो चुके हैं, प्लस हमारा एक सेशन प्रीवियस ईयर सेशन पे हमने इंपॉर्टेंट जो सर्किट एनालिसिस के क्वेश्चन से जो थ्योरम्स आते हैं वो हमने सॉल्व किए विद देयर डिटेल सॉल्यूशन। तो ये जाके देखिएगा, इसके सारे लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देता हूँ। एक इंपॉर्टेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट जो जीके का सेशन है आपके 1074 पोस्ट के लिए, वो भी हमने प्रेजेंट अपलोड करा दिया हमारे चैनल कोचिफाई। और हमारा जो लास्ट सेशन था वो था हमारा सर्किट एनालिसिस का, जिसमें हमने डिपेंडेंट सोर्सेज के एमसीक्यूज को डिस्कस किया। ठीक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग आज के 10th नंबर के सेशन में इलेक्ट्रिकल मशीन्स के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले। ओके, साथ साथ बता दो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को नॉन टेक्निकल का जो दैट मीन्स जो टेक्निकल का सिलेबस था जूनियर एग्जीक्यूटिव आईटीआई बेस्ड पोस्ट के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने इसकी डिमांड की थी। अगर वो सेशन चाहिए होगा तो इसको भी आप जाके देख सकते हो। ये भी सिलेबस है, मैंने ऑलरेडी अपलोड करा दिया, स्पेसिफिकली सिलेबस है आईटीआई स्टूडेंट्स के लिए। ठीक है, सबसे पहले तो हमें प्रीवियस सेशन का आंसर देखना होगा। जो हमने आरएसीबी का 4th नंबर का सेशन लिया था उसमें हमने लास्ट सेशन में एक क्वेश्चन पूछा था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइसेज मेनली यूज्ड इन डीसी ड्राइव्स। इसमें से कौन सा जो डिवाइस है डीसी ड्राइव्स के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। ठीक है, ये पावर सेमीकंडक्टर डिवाइसेज है, ट्रांजिस्टर, डायोड, थायरिस्टर और ट्राइक। तो हम लोग इसमें थायरिस्टर जो है हम लोग एज अ डीसी ड्राइव्स के लिए इसके कंट्रोलिंग के लिए इसको यूज़ करते हैं। ओके, तो थायरिस्टर जो है ये हमारा मेनली यूज़ किया गया डीसी ड्राइव में, हमारा पावर सेमीकंडक्टर डिवाइस है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, और इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें दिया उन टॉप 10 स्टूडेंट्स के नाम है नीतीश कुमार, वर्मा सर, पवन कुमार मीना, प्रीतम राज, सतीश यादव, जयदीप चौधरी, कोटा दिनेश, देवेंद्र सिंह, सुमित कटाने, रजत पांडे, प्रशांत। शॉर्ट आउट टू यू गाइस, यू द टॉप 10 स्टूडेंट जिन्होंने इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में सबसे पहले किया। और अगर आप भी चाहते हो कि आपका नाम मैं मेरे नेक्स्ट सेशन में लूँ तो सेशन को एंड तक देखना है। सेशन के एंड में जो भी मैंने आपको क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आपको करेक्ट आंसर हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है सेशन के ड्यूरिंग, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। डीसी मशीन का जो हमारा टॉपिक है, जो हमने सिलेबस डिस्कस किया था उसमें हम लोग देखिए इलेक्ट्रिकल मशीन्स के अंदर हमने 3 सब पार्ट किए थे। डीसी मशीन हो गया, सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर हो गया, स्पेशल एक 3 फेज इंडक्शन मोटर का हमने सेपरेट टॉपिक मेंशन करके रखा है, और उसमें ही हमारा फ्रैक्शनल किलोवाट मोटर है। ऐसे हम लोग एक काम करेंगे, 4 सेशन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के इलेक्ट्रिक मशीन्स के ऊपर ले लेंगे। उसी तरीके से जैसे मैंने आपको एक ये बताया था, सिलेबस बताया था। ठीक है, सर्किट एनालिसिस का हो गया, मशीन्स हो गया, उसके बाद हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स, मेजरमेंट और मेनली हम लोग कंट्रोल सिस्टम और मटेरियल सिस्टम के ऊपर काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशंस को लेने वाले जल्दी। ठीक है, उसकी आप चिंता मत करिएगा। तो हम लोग आज के जो सेशन है जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिकल मशीन्स का जो सब टॉपिक है डीसी मशीन्स हम लोग आज डिस्कस करने वाले, जिसमें लोग कंस्ट्रक्शन, बेसिक प्रिंसिपल, डीसी मोटर के जनरेटर के क्या क्या रहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगी, उसकी स्पीड कंट्रोल मेथड है, इसके जो मेजर आपको क्वेश्चंस पूछे जाने के चांसेस रहते हैं एग्जामिनेशन में टू द पॉइंट, ये हमने कवर करने की कोशिश की है आज के सेशन में, सो दैट आपका ईच एंड एवरी, देखिए गाइस आपके पास 96 क्वेश्चन है। 96 क्वेश्चन तो आपको सिर्फ इलेक्ट्रिकल मशीन से नहीं पूछे जाने वाले, कुछ इसका वेटेज रहने वाले। ठीक है, 5 से 8 क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग सब टॉपिक्स को मिलाते हुए जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मेनली फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं डीसी मशीन्स के या फिर जैसे इलेक्ट्रिकल मशीन्स के हो गए, वो हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करने वाले। ठीक है, उसके आप
नोट करिएगा। उसके बाद हम लोग सिंगल फेज 3 फेज ट्रांसफार्मर को डिस्कस करेंगे एंड कॉन्सिक्यूटिवली 3 फेज इंडक्शन मोटर। तो चलिए हम लोग आज के सेशन को शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज बेस्ट सुटेड फॉर अ स्मॉल रोबोटिक्स। स्मॉल रोबोटिक्स के लिए इसमें से कौन सी डीसी मशीन है हम लोग जनरली यूज़ कर लेते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर नहीं लेते, डीसी शंट मोटर भी नहीं लेते। स्टेपर मोटर जो हम लोग स्मॉल रोबोटिक्स में जहाँ पे प्रिसाइज हमें कंट्रोल, एक एंगुलर कंट्रोल की ज़रूरत रहती है, ठीक है, उसी केस के लिए हम लोग स्मॉल रोबोटिक्स में हम लोग स्टेपर मोटर जो यूज़ करते हैं। एक पर्टिकुलर एंगल पे भी इस शाफ्ट को हम लोग रोटेट कर सकते हैं। जैसे हमारे पास में नॉर्मल डीसी मोटर है, ठीक है, इसका रोटर जो हमारा रोटर रहता है, ठीक है, उसकी स्पीड और उसका एक पर्टिकुलर इंटरवल हम लोग सेट नहीं कर सकते। हालांकि स्टेपर मोटर में ये चीज़ हो सकती है, इसलिए हम लोग इसके स्मॉल रोबोटिक्स में इसके इस्तेमाल में लेते हैं, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मैंने आपके लिए नोट्स यहाँ पे मेंशन करके रखे, जैसे डिफरेंट टाइप के सिंगल फेज मोटर्स हो गया, ठीक है। यहाँ पे इंडक्शन मोटर का भी हमने यहाँ पे मेंशन करके रखा है। ध्यान में रखिए जो डीसी मोटर्स है, डीसी सीरीज मोटर, शंट मोटर, कंपाउंड मोटर और स्टेपर मोटर, इसके जो एप्लीकेशंस है ये आप ध्यान में रखिएगा। एक क्वेश्चन यहाँ से 100% बनने के चांसेस है। जैसे हमने यहाँ पे देख लिया स्टेपर मोटर जो हम लोग डीसी 3D प्रिंटिंग इक्विपमेंट, स्मॉल रोबोटिक्स में, सीएनसी मशीन में हम लोग इसको इस्तेमाल में लेते हैं। डीसी कंपाउंड मोटर हम लोग प्रेस, शेयर्स, एलिवेटर, रोलिंग मिल्स में यूज़ करते हैं। डीसी शंट मोटर हम लोग लेथ मशीन्स हो गया, सेंट्रीफ्यूगल पंप्स, ब्लोअर्स, कन्वेयर्स, वीविंग मशीन्स, वॉशिंग मशीन्स नहीं, वीविंग मशीन है जो सिलाई करने की मशीन रहते हैं, वीविंग मशीन में हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। और स्पिनिंग मशीन्स में हम लोग डीसी शंट मोटर का इस्तेमाल करते हैं। और डीसी सीरीज मोटर मेनली हम लोग ट्रैक्शन सिस्टम के लिए यूज़ करते हैं जो हमारे रेलवेज में रहती है, ठीक है, सो दैट हम लोग इनिशियल जो हमारा इनर्शिया रहता है हमारे ट्रेन का, उसको हम लोग ओवरकम कर सके। और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहता है डीसी सीरीज मोटर का, आपको तो पता ही होगा, काफ़ी कॉमन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है। कम स्पीड पे ज़्यादा टॉर्क रहता है और हायर टॉर्क पे हमारा स्पीड कम रहता है, ठीक है। क्रेन्स और एयर कंप्रेसर्स में हम लोग सीरीज मोटर का यूज़ करते हैं। इसी तरीके से जो हमने एसी सीरीज मोटर के एसी जो मोटर्स है, ठीक है, उसके लिए भी हमने उसके एप्लीकेशन यहाँ पे मेंशन करके रखे। हम लोग इसको पढ़ने में टाइम नहीं स्पेंड करते हैं, आप इसको एक बार अच्छी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। अभी हम लोग देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। एक हमारे पास में 50 हॉर्स पावर की मोटर है, 400 वोल्ट उसका सप्लाई है, 4 पोल की वो मोटर है, 1000 आरपीएम के रोटेशन पे वो रोटेट होती है। डीसी मोटर हैज़ अ फ्लक्स पर पोल इज इक्वल्स टू 0.027 वेबर। फ्लक्स पर पोल मीन्स फाई का वैल्यू है 0.027 वेबर में। फ्लक्स का यूनिट क्या होता है, वेबर, ध्यान में रखिएगा, ओके। आर्मेचर में कितने कंडक्टर है, 1600 कंडक्टर्स है। इसमें जेड की वैल्यू हमारे पास में गिवन है 1600, ठीक है, 1600 कंडक्टर्स है। और उसका जो कनेक्शन है वो वेव वाइंडेड है, ठीक है। तो वेव कनेक्शन के लिए ए इज इक्वल्स टू क्या होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल्स टू ऑलवेज 2, ठीक है। वेव कनेक्शन के लिए लैप में क्या होता है, ए इज इक्वल्स टू पी, नंबर ऑफ पोल्स इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पैरेलल पाथ, ठीक है। ये आप ध्यान में रखिएगा। बट यहाँ पे वेव कंडीशन है तो इसमें ए का वैल्यू हमारा 2 रहेगा, ओके। और हमें क्वेश्चन में पूछा गया ग्रॉस टॉर्क हमें फाइंड आउट करना है जब हमारा मोटर 70 एम्पियर्स का करंट ले रहा है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आपको एक आध क्वेश्चन एग्जामिनेशन बनने के चांसेस है। तो आपको फॉर्मूला क्या ध्यान में रखना होगा, टॉर्क जो डेवलप होता है डीसी मशीन में वो होता है टी इज इक्वल्स टू पी फाई जेड आई ए अपॉन हमारा ट्वाइस पाई ए होता है, ठीक है। तो हमारे सारे वैल्यूज़ देखिए, करंट आई का वैल्यू कितना है, 70 एम्पियर्स है, ठीक है, ऑलरेडी हमारे पास गिवन है। तो पी का वैल्यू हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते। पी कितने, नंबर ऑफ पोल्स 4 पोल्स है, ठीक है, 4 मल्टीप्लाइड बाय फाई का वैल्यू कितना है 0.027, ठीक है। और हमारे पास में इसका जो वैल्यू गिवन है वो कितना है, लाइक जेड का वैल्यू कितने है, नंबर ऑफ कंडक्टर्स 1600 मल्टीप्लाइड बाय आई का वैल्यू कितना है 70, ओके। 2 पाई इंटू हमारे पास वैल्यू कितना है, ए का 2 है, ओके। इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। अब इसको सिंप्लीफाई करने के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है कि एग्जामिनेशन में कैलकुलेटर तो अलाउड नहीं रहता है, तो हम लोगों को किस तरीके से सिंप्लीफाई करना है। इसलिए मैंने आपको एक सेशन ऑलरेडी अपलोड करा दिया, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। हमने काफ़ी सारे स्टूडेंट्स ने हालांकि देख लिया होगा, वो जाके देखेगा। इसमें मैंने आपको सिंप्लीफिकेशन टेक्निक बताया किस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हो आपकी इक्वेशन को। देखिए यहाँ पे 0.027 है और 1600 है और यहाँ पे 70 मल्टीप्लाइड है। आपको ये बात पता होगा, यहाँ पे 1600 और 70 को हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं 16 × 7 × 1000, ठीक है। अभी देखो ये 0.100, ठीक है। अब हम लोग इसको कैंसिल आउट कर सकते हैं, 0.027 मल्टीप्लाइड बाय 1000, तो आपका इसको डायरेक्टली 27 लिख सकते हैं और हमारे 1000 यहाँ पे कैंसिल आउट हो सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसको एलिमिनेट करते हैं। देखिए इस तरीके से जो इंपॉर्टेंट टिप्स है, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को दिक्कत जाती है, तो वो हमने ऑलरेडी सेशन में अपलोड करा दिया। यहाँ पे 27 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल, ओके। और इस तरीके से हमारे पास में फाइनल इक्वेशन आता है 27 × 16 × 7 अपॉन 3.14 पाई का वैल्यू होता है,
तो इस इक्वेशन का भी आप अप्रोक्सीमेटली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 3.14 को 3 कंसिडर करके यहाँ से 9 इंटू 16 इंटू 7 इस तरीके से आप रिड्यूस कर सकते हो। और यहाँ पे ऑप्शन में आप एक बार देखिएगा कि अगर आप क्लोज वैल्यूज़ है तो आप इस तरीके से अप्रोक्सीमेशन को ध्यान से अटेम्प्ट करिए। जिस तरीके से आपकी अप्रोक्सीमेशन आते थे इसकी नियर अबाउट वैल्यू आती है 962 न्यूटन मीटर्स। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इसका? ऑप्शन बी 963 न्यूटन मीटर इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जो कि हमारा ग्रॉस टॉर्क, और उसका हमने फॉर्मूला भी आपको बता दिया। अभी हम लोग बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 3। इन अ मोटरिंग एक्शन ऑफ अ डीसी मशीन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं डीसी मशीन से रिलेटेड, जो भी आपको क्वेश्चन पूछे जाने के चांसेस है, जिस तरीके से हमने प्रीवियस ईयर पेपर को एनालाइज किया, वो सारे क्वेश्चंस को हमने आज के सेशन में कवर अप करने की कोशिश की है। ठीक है, मोटरिंग एक्शन में क्या होता है डीसी मशीन में, जो जनरेटेड ईएमएफ है वो कितना रहता है? दैन सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज। तो ध्यान में रखिए, जो जनरेटेड ईएमएफ रहता है वो लेस रहता है एज कम्पेयर टू द सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज मोटरिंग एक्शन में। इसी का अपोजिट होता है हमारे जनरेटर एक्शन में। मैंने नेक्स्ट आपकी स्लाइड में आपके लिए सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन करके रखिए, इसको ध्यान में रखिएगा। इसी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बनता है आपके एग्जामिनेशन में। ये फर्स्ट हो गया हमारा जनरेटर एक्शन और ये हो गया हमारा मोटरिंग एक्शन। देखिए जनरेटर एक्शन में हम लोग क्या करें, इलेक्ट्रिसिटी हमारा जो सप्लाई हम लोग जनरेट करें, इसलिए करंट का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। और हम लोग मोटरिंग एक्शन में हम लोग इसको सप्लाई दे रहे हैं। देखिए हम लोग यहाँ पर डीसी सप्लाई इसको दे रहे हैं सो दैट ये हमारा मोटरिंग में हम लोग इलेक्ट्रिकल से हम लोग मैकेनिकल में कन्वर्ट कर सके आउटपुट को। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कन्वर्ट कर सके। इसमें हम लोग मैकेनिकल एनर्जी यहाँ पे हम लोग इसको प्राइम मूवर से रोटेट करते हैं, तब जाके हमारे पास यहाँ पे आउटपुट में हम लोग इसको लोड कनेक्ट करके रखते हैं। ये हो गया हमारा जनरेटर एक्शन। यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखा है जनरेटर एक्शन में क्या होता है, रोटेशन इज ड्यू टू मैकेनिकल टॉर्क। मैकेनिकल टॉर्क हम लोग देते हैं किसके द्वारा? प्राइम मूवर के द्वारा। प्राइम मूवर कोई भी हो सकता है, आप हैंड ड्रिवन भी प्राइम मूवर लगा सकते हैं। दैट मीन्स इसका बोलने का मतलब ये है कि आप प्राइम मूवर में आपका जो स्टीम जनरेटर हो गया, फिर कोई भी रोटेशनल या फिर आपका प्राइम मूवर, जिससे हम लोग इसके शाफ्ट को रोटेट कर सके। ठीक है, एंड देयरफॉर टीएम और देखिए जो मैकेनिकल टॉर्क है और ओमेगा जो है हमारे सेम डायरेक्शन में रहता है। देखिए ओमेगा जो है और टीएम हमारे सेम डायरेक्शन में रहता है। ठीक है, मोटरिंग एक्शन में क्या होता है, रोटेशन है हमारे ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। देखिए सप्लाई हम लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं और इसमें टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ठीक है, टॉर्क प्रोड्यूस होने के कारण किसके कारण होता है? ड्यू टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। ठीक है, जो रोटेशन होता है हमारे इस शाफ्ट का, ठीक है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क के कारण होता है। और टी और ओमेगा है हमारे सेम डायरेक्शन में रहते हैं। इस केस में भी जनरेटर एक्शन में क्या होता है, हमारा जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होता है आर्मेचर कंडक्टर में। ये हो गया हमारा आर्मेचर, उसके आर्मेचर कंडक्टर में ईएमएफ जो है हमारा इंड्यूस होता है, तब जाके हम लोग इसको लोड में कनेक्ट करते हैं। ठीक है, and it circulates current in the both armature when load is connected to it। ठीक है, and hence both E and I in the same direction। I और E सेम डायरेक्शन में रहते हैं। और यहाँ पे मोटरिंग एक्शन में क्या रहता है, करंट जो है हम लोग सरपास करते हैं, इसके हम लोग इम्पोज करते हैं, एंड द किसके अंदर हम लोग करंट पास ऑन करते हैं? आर्मेचर के करंट। ठीक है, जिससे हमारा इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस होता है और उसी के कारण हमारा करंट फ्लो होता है अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। इस केस में क्या होता है, ई एंड आई आर बोथ इन सेम डायरेक्शन। जनरेटर एक्शन में क्या होता है, टॉर्क एंगल हमारा लीडिंग में रहता है। ठीक है, और मोटरिंग एक्शन में टॉर्क एंगल जो है लैगिंग रहता है। काफ़ी डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। जनरेटर एक्शन में ई जो है हमारा, ठीक है, जनरेटेड ईएमएफ इज ऑलवेज ग्रेटर देन सप्लाई टर्मिनल वोल्टेज। ये तो हम लोग इसका टर्मिनल वोल्टेज, ये हो गया हमारा वी, और ये हो गया हमारा ई जो इस आर्मेचर पे प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक है, एक्चुअल मोटरिंग एक्शन में ई हमारा कम रहता है एज कम्पेयर टू द सप्लाई वोल्टेज, क्योंकि हम लोग सप्लाई वोल्टेज देते हैं और यहाँ तक आते आते ड्यू टू लॉसेस हमारा ई रिड्यूस हो जाता है। मैकेनिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट हो जाती है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और उसका वाइस वर्सा है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी कन्वर्ट होती है मैकेनिकल एनर्जी। और ये जो फॉर्मूलाज मैंने आपके लिए मेंशन करके दोनों भी ध्यान में रखिएगा। यहाँ पे सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल्स टू क्या होता है, सप्लाई वोल्टेज इज इक्वल्स टू ईएमएफ प्लस हमारे आई ड्रॉप, जो आर्मेचर के ड्रॉप है। आपको फॉर्मूला से रिलेटेड ये दो क्वेश्चंस आपको एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछे जाने के चांसेस है, इंपॉर्टेंट है गाइस। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। कैरेक्टरिस्टिक्स से एक क्वेश्चन आपको बनने के चांसेस है एग्जामिनेशन में, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा। द फॉलोइंग स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स गिवन बिलोंग्स टू द विच मोटर, ये क्वेश्चन हमने फ्रेम किया। जो यहाँ पे हमने स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स आपको बताई है, हो गया हमारा स्पीड वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे हो गया हमारा टॉर्क। ये कौन से मोटर को बिलोंग करते हैं गाइस? ठीक है, तो ये हमारा डीसी शंट मोटर का कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स है डीसी शंट मोटर की। देखिए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग क्या चीज़ ध्यान में रखना होगा, जब हमारा देखिए स्पीड टॉर्क कैरेक्टरिस्टिक्स ये हम लोग डिराइव करते हैं पहले दो कैरेक्टरिस्टिक्स से। जिस तरीके से हमारा लोड इंक्रीज होता है, ठीक है, जैसे हमारा लोड है, ठीक है, लोड टॉर्क, लोड टॉर्क जो है हमारा इंक्रीज होता है, उसके कारण हमारा आई आर्मेचर करंट भी इंक्रीज होता है। तो बट उसके कारण क्या होता है, स्पीड जो है हमारी स्लाइटली डिक्रीज होती है, स्पीड हमारी स्लाइटली डिक्रीज होती है। अब आप बोलोगे ये जो ग्राफ है ये यहाँ से शुरू क्यों नहीं हुआ? ठीक है,
ये भी आपको सोचने वाली बात है, ठीक है। एक पर्टिकुलर फाइनाइट पॉइंट के बाद ही यहाँ पे क्यों शुरू हुआ, या फिर अगर हम लोग स्पीड और आर्मेचर करंट की अगर हम लोग बात करते थे कि ये ए पॉइंट से ही क्यों शुरू हुआ। इसका ये मीनिंग है कि क्योंकि कुछ हमारा जो रोटेशन है, देखिए इस मोटर को रोटेट होने के लिए कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट हमारा फाइनाइट रोटेशन, देखिए जो रोटर को रोटेट होने के लिए कुछ स्मॉल अमाउंट ऑफ फाइनाइट अमाउंट ऑफ में करंट तो चाहिए होगा कि उसको रोटेट कर सके उसके नो लोड पे भी, ठीक है। इसीलिए ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कुछ यहाँ से शुरू होती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। टॉर्क और आर्मेचर करंट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है कुछ इस तरीके से देखते हैं हम लोग। डीसी शंट मोटर की बात करिए, भूलिएगा मत, डीसी शंट मोटर की कैरेक्टरिस्टिक्स है। फर्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई हमारी स्पीड और टॉर्क की। देखिए डीसी शंट मोटर हमारे ऑलमोस्ट एक कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है। क्यों कांस्टेंट स्पीड मोटर होती है? क्योंकि जो हमारा फील्ड रहता है हम लोग इसको एक्सटर्नली सप्लाई देते हैं, जो कि हमारा कांस्टेंट रहता है, ठीक है। और इस केस में इस एंटी कैरेक्टरिस्टिक्स में होता है कि जब हमारा लोड टॉर्क इंक्रीज होता है, लोड टॉर्क जब हमारा इंक्रीज होता है तब आर्मेचर करंट भी हमारा इंक्रीज होता है, और इसके इंक्रीज होने के कारण स्पीड जो है हमारी स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है। देखिए वाई एक्सिस पे जो स्पीड है हमारी कुछ स्लाइटली डिक्रीज हो जाती है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिए। हालांकि इट इज़ अ नियर टू द कांस्टेंट, ठीक है, काफ़ी कम स्लाइटली हमारी डिक्रीज होती है। टॉर्क और आर्मेचर करंट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है यहाँ पे, तो आपको ये बात ध्यान में रखनी होगी, टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फाई और आई ए, ठीक है, फाई और आई ए, ठीक है। क्योंकि अब चूंकि जो फ्लक्स है हमारे कांस्टेंट है, ठीक है, तो हमारा टॉर्क जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे हो गया, आई, तो इसलिए हमारा जो ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से आएगा, लीनियर रहेगा इसका, ठीक है। जो हमारा टॉर्क वर्सेस आई का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये कुछ लीनियर रहेगा, क्योंकि हमारा टॉर्क है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे आर्मेचर करंट पे। डीसी शंट मोटर की ये कैरेक्टरिस्टिक्स होगी इंपॉर्टेंट, और ये हमने स्पीड वर्सेस आर्मेचर करंट का भी जो ये ग्राफ हमने अच्छी तरीके से देख लिया, ध्यान में रखिएगा, ठीक है। और इस केस में भी हमारा स्पीड वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है बैक ईएमएफ पे, और जो बैक ईएमएफ रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, V माइनस आई ए आर ए, जो हमने फॉर्मूला अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है डीसी शंट मोटर की, ठीक है। देखते हैं भी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, अ कैपेसिटर रन मोटर इज, ठीक है। ये हालांकि क्वेश्चन यहाँ पे जो एसी फंडामेंटल इंडक्शन मोटर का ये क्वेश्चन है, बट आप पढ़ लीजिएगा इसको, ठीक है। कैपेसिटर रन मोटर हैज़ अ डैश, ठीक है। कैपेसिटर रन मोटर में पावर फैक्टर काफ़ी ज़्यादा रहता है, ठीक है। कैपेसिटर रन मोटर हैज़ अ हाईएस्ट पावर फैक्टर, ये हम लोग हालांकि इंडक्शन मोटर में डिस्कस कर लेते, बट यहाँ पे अगर क्वेश्चन आ गया तो हम लोग इसको एक बार डिस्कस कर लेते, ठीक है। कैपेसिटर रन मोटर की जो टॉर्क है, जो पावर फैक्टर है वो हाई रहता है, और यहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर पूछा गया तो उसका स्टार्टिंग टॉर्क ज़्यादा रहता है। ये एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था, जहाँ पे कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का भी यहाँ पे हमें 2018 के क्वेश्चन में पूछा गया था, क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था, ठीक है। तो कैपेसिटर स्टार्ट मोटर का स्टार्टिंग टॉर्क हाई रहता है और कैपेसिटर रन मोटर का पावर फैक्टर हाई रहता है। ये दो क्वेश्चन काफ़ी बार एग्जामिनेशन में बनते हैं आपके, तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़ आपको। हिस्टरेसिस मोटर का उस तरीके से पावर फैक्टर लो रहता है और स्टार्टिंग टॉर्क भी हमारा लो रहता है। यूनिवर्सल मोटर का हाई स्पीड हाई स्टार्टिंग टॉर्क में रहता है, जो कि हमारे डीसी और एसी दोनों सप्लाई पे ऑपरेट होती है, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 6, द पार्ट ऑफ आर्मेचर electric circuit which take active part in a EMF generation is, the part of a armature electric circuit, आर्मेचर का कौन सा ऐसा पार्ट है जो हमारे EMF जनरेट करने के लिए एक्टिव पार्टिसिपेशन देता है जनरेशन के टाइम पे, तो वो रहता है हमारे कॉइल साइड इनसाइड द स्लॉट। जो कॉइल साइड्स रहते हैं वही हमारे रिस्पॉन्सिबल रहते हैं जो जनरेशन करने के लिए EMF का, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। कोई भी हमारे देखो जो इन्फ्लुएंस होता है हमारे चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर, उसमें हमारा EMF जनरेट होता है, ये बात ध्यान में रखने की। और वो हमारे जो इन्फ्लुएंस किस में होते हैं, जो कॉइल साइड रहते हैं स्लॉट्स के अंदर, वही हमारे इन्फ्लुएंस होते हैं हमारे मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, ठीक है। इसीलिए वो हमारा रिस्पॉन्सिबल रहता है EMF जनरेशन के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप इन अ डीसी मशीन डिपेंड्स अपॉन, जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क डेवलप होता है हमारे डीसी मशीन में वो किस पे डिपेंड करता है गाइस, तो वो डिपेंड करता है हमारे मैग्नेटिक फील्ड और आर्मेचर करंट दोनों पे, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क हमने जो फॉर्मूला मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, उस पर वो उसमें आपने रिकॉल किया होगा कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क है वो दोनों पे डिपेंड करता है। फॉर्मूला एक बार आपको फिर से रिकॉल कर देता हूँ, T इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, P फाई जेड आई ए अपॉन 2 पाई ए, ठीक है। आर्मेचर करंट हो गया, और ये हमारी जो फ्लक्स है मैग्नेटिक फील्ड उस पर भी ये डिपेंड करता है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है हमारे पास, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन ऐसे हमें कन्फ्यूजन से पूछे जाते हैं, कन्फ्यूज करने के लिए। इंड्यूस्ड EMF इन डीसी मशीन इज प्रोपोर्शनल टू, जो इंड्यूस्ड EMF रहता है डीसी मशीन पे वो किससे प्रोपोर्शनल रहता है, वो रहता है हमारे फील्ड फ्लक्स और स्पीड दोनों पे, ठीक है। इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू 5 PZN अपॉन 60A, ठीक है।
तो फील्ड फ्लक्स ये हो गया फाई, और हमारी स्पीड दोनों पे ये डिपेंड करता है इंड्यूस्ड ईएमएफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द योक ऑफ अ डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ। योक जो बना रहता है डीसी मशीन का वो किससे बना रहता है? वो रहता है कास्ट आयरन से। योक में जिसमें हमारा जो हाउसिंग रहता है, ठीक है, जिसमें हमारे वाइंडिंग्स, ठीक है, और कंप्लीट इसका स्ट्रक्चर है वो हमारा हाउस किया जाता है, इसी पार्ट को हम लोग योक कहते हैं, ठीक है। और ये पार्टिसिपेट करता है हमारे फ्लक्सेस को सर्कुलेट करने के लिए। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द आर्मेचर कोर ऑफ अ डीसी मशीन इज मेड अप ऑफ। अब यहाँ पे आर्मेचर कोर पूछा गया, पहले तो योक पूछा गया था, इसलिए मैं आपको बता दूं काफ़ी बार हम लोग इस क्वेश्चन को इजी मानते हुए हम लोग गलत मार्क करके आ जाते थे। जो आर्मेचर कोर बना रहता है डीसी मशीन का वो हमारे सिलिकॉन स्टील से बना रहता है, ठीक है, सिलिकॉन स्टील के। ये हो गया हमारा आर्मेचर कोर, ठीक है। इसका एक कट थ्रू क्रॉस सेक्शन आपके सामने बताया देखिए, यहाँ पे जो वाइंडिंग्स है कॉपर वाइंडिंग्स, ये इसको बीच से काटा गया है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये हमारे कॉपर वाइंडिंग और ये हमारे सिलिकॉन स्टील से यहाँ पे हमारा बना रहता है डीसी मशीन का आर्मेचर कोर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ब्रशेस ऑफ अ डीसी मशीन आर मेड अप ऑफ। ये ब्रशेस हमारे कार्बन के क्यों बने रहते हैं? क्योंकि आपको बता दूं, ठीक है, हमारे वियर और टीयर जो रहता है हमारे कम्यूटेटर का, देखिए इट इज़ नथिंग बट अ ब्रशेस। आप सिंपल आपके लिए सामने एक सर्किट मैंने मेंशन किया डीसी मशीन का, कुछ इसी तरीके से डीसी मशीन रहती है हमारे परमानेंट मैग्नेट हो गया मैग्नेटिक फील्ड के लिए, और एक हमारे यहाँ पे एक लूप है इस करंट का। देखिए जो ब्लैक लाइन दिख रही है आपको, ये एक हमारा एक कंडक्टर है, मान लो एक हमारा लूप है, और यहाँ पे हमने ब्रशेस कनेक्ट करके अगर हमने इसको रोटेशन दिया, ठीक है, इसको रोटेट करने की कोशिश की, ठीक है, तो इसमें जो मैग्नेटिक फील्ड सेटअप होने के कारण इसमें से हमें यहाँ पे ईएमएफ हमें प्रोड्यूस होते हुए दिखता है, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। और ये जो ब्रश है गाइस, इसका जो प्लेसमेंट रहता है ये रहता है हमारे अलोंग द मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है, अलोंग मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी होगी, क्योंकि इसके कारण क्या होता है कि जब हमारा ब्रश ये पर्टिकुलर सेगमेंट पे रहता है तो वो हमारा शॉर्ट आउट हो जाता है पर्टिकुलर कॉइल को, और हमारा करंट को ड्रॉ करता है रेस्ट ऑफ द कॉइल से, ठीक है। तो ईएमएफ जो हमारा वो इंड्यूस होता है इस कॉइल में, ठीक है। तो इसी को हमारे पास, इसके कारण क्या होता है कि ब्रश को इस तरीके से हम लोग पोजिशन करते हैं कि सो दैट हमारे जो शॉर्ट सर्किट होने के कारण कोई भी ईएमएफ वहाँ पे ना रहे, ठीक है, सो दैट हमारा जो हीट लॉस है वो हम लोग उसको कम कर सके, ठीक है, और हमारा जो स्पार्किंग है उसको भी हम लोग उसको कम कर सके, ठीक है। तो ये जो ब्रश रहता है हमारे मैग्नेटिक न्यूट्रल एक्सिस के अलॉन्ग हम लोग इसको प्लेस करते हैं। ये हो गया हमारे ब्रशेस, ठीक है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अब ये क्वेश्चन ऐसा है कि यहाँ पे सेगमेंट पूछा गया, जो सेगमेंट बना रहते हैं कम्यूटेटर का। अभी तक हमने ब्रश योग सारे डिस्कस कर लिया कि जो सेगमेंट बने रहते हैं कम्यूटेटर के वो किससे बने रहते हैं? वो बने रहते हैं गाइस कॉपर से, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। हो गया, ये हो गया हमारा कम्यूटेटर, और ये आप यहाँ पे सेगमेंट देख रहे हो, ठीक है। दीज ऑल आर मेड अप ऑफ बाय कॉपर, ये हमारे कॉपर के बने रहते हैं। और अगर आपको ब्रश आपने नोटिस कर लिया होगा, देखिए ये हमारे ब्रश, ठीक है, इसको अगर आप क्लोजली ऑब्जर्व कर लेते हो, लेट मी जूम इन, ठीक है, देखिए ये है हमारा ब्रश, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो जो हमारा पॉइंटर है यहाँ पे रोटेट हो रहा है, देखिए ये हो गया हमारा ब्लैक कलर का ब्रश, ठीक है। इससे स्प्रिंग टेंशन के द्वारा इस कम्यूटर के द्वारा इसके ऊपर पकड़ा रहता है, ठीक है, सो दैट यहाँ पे कॉपर के कनेक्शन से यहाँ पे आप जो देख पा रहे होंगे इस टाइप में, ठीक है, आई हैव टू मार्क दिस, देखिए ये हो गया हमारा कॉपर के कनेक्शंस, ठीक है, और ये होगा इसका कॉपर का एंड टर्मिनल। और ये जो ब्रश है, ठीक है, ये कार्बन के ब्रशेस यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे ब्लैक कलर का, ठीक है, ये हमारे इस कम्यूटेटर सेगमेंट पे कम्यूटेटर पे प्रेशर बना के इसको चिपका के रहते हैं, ठीक है, सो दैट इट ऑलवेज मेक्स अ कॉन्टैक्ट, ये हमारा कॉन्टैक्ट बना के रख सके इस कम्यूटेटर पे। और ये जो सेगमेंट बनाए गए इस कम्यूटेटर पे, ठीक है, इस कम्यूटेटर पे जो सेगमेंट बनाए ये हमारे कॉपर के रहते हैं, ठीक है। और अगर आप मुझे बताओ यहाँ पे जो ब्रशेस रहे ये अगर हमारे कॉपर के रहते तो इसका वेयर एंड टेयर काफ़ी जल्दी हो सकता है, ठीक है, सो दैट हम लोग कार्बन के ब्रशेस को तो ईजिली रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन इस कम्यूटेटर सेगमेंट को रिप्लेस करना दैट मीन्स कंप्लीटली हाउसिंग हमें रिप्लेस करनी पड़ती थी। इसलिए हम लोग जो ब्रशेज जो हमारे कार्बन के उसमें यूज़ करते हैं, ठीक है। बट हमारे जो सेगमेंट्स रहते हैं कम्यूटेटर के ये हमारे कॉपर के हम लोग बनाते हैं, कॉपर मटेरियल इसमें यूज़ किया जाता है। और अगर इंसुलेशन पूछा गया है बिटवीन कम्यूटेटर का तो वो कौन सा रहता है? वो बना रहता है बाय माइका, ठीक है। माइका हम लोग यूज़ करके जो इंसुलेशन यूज़ करते हैं बिटवीन कम्यूटेटर, ठीक है, वो हम लोग माइका का यूज़ करते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। जो मटेरियल रिलेटेड क्वेश्चन है ये हमने सारी चीज़ें यहाँ पे डिस्कस कर ली, ठीक है। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 13। ड्यूरिंग द जनरेटिंग एक्शन ऑफ अ डीसी मोटर, ठीक है, जनरेटिंग एक्शन ऑफ डीसी मशीन में विच करंट इज इंड्यूस्ड इन द आर्मेचर कंडक्टर। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को डीसी मार करके मत आना जल्दबाजी में, तो ध्यान में रखने का जो भी जनरेटिंग एक्शन होता है डीसी मशीन में कौन सा करंट इंड्यूस होता है आर्मेचर करंट में। हालांकि आर्मेचर करंट में डीसी करंट नहीं
इंड्यूस होता है, ठीक है, नहीं इंड्यूस होता, वो रहता है हमारा AC करंट। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। जो हमारा देखिए ये इसमें क्या होता है, AC इंड्यूस होता है हमारा, ठीक है, AC इंड्यूस होता है आर्मेचर कंडक्टर में, और वो हमारा एज ए यूनिट डायरेक्शनल करंट में कन्वर्ट किया जाता है, जो हमारे एक्सटर्नल लोड में हम लोग कनेक्ट करते हैं। ये जनरेटिंग एक्शन में होता है, जनरेटिंग एक्शन में होता है कि जो AC हमारा इंड्यूस होता है, ठीक है, इसको यूनिट डायरेक्शन में हमारा कन्वर्ट करता है, कम्यूटेटर का काम रहता है, ये हमारा कम्यूटेटर का काम रहता है, ठीक है, यूनिट डायरेक्शन में कन्वर्ट करता है, जहाँ पे हम लोग इसको सप्लाई में जिसमें हम लोग लोड साइड में कनेक्ट करते हैं जनरेटिंग एक्शन में। और ये क्या करता है, ठीक है, ये तो DC मशीन की जनरेटिंग एक्शन की बात की कि मैं आपको हाईलाइट करके, मेनली काफ़ी सारे स्टूडेंट इस कम्यूटेटर को गलत मार्क करके आ जाते हैं, ठीक है, काफ़ी बेसिक सा क्वेश्चन है। हालांकि जनरेटिंग एक्शन में जो हमारा रहता है, इसमें जो EMF इंड्यूस होता है वो हमारा रहता है AC, ठीक है, आर्मेचर कनेक्टर में, ठीक है, जो कम्यूटेटर के द्वारा इसमें हम लोग DC में, यूनिट डायरेक्शनल DC में हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं। और ये कम्यूटेटर क्या करता है, अल्टरनेटिंग टॉर्क जो रहता है हमारा, अल्टरनेटिंग टॉर्क जो है इसको हमारे यूनि डायरेक्शनल टॉर्क में कन्वर्ट करता है। कौन से एक्शन में, मोटरिंग एक्शन में। ये दोनों भी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होगी, ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन था। देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12 और क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान में देखिएगा। एक हमारे पास 200 वोल्ट 8 पोल लैप कनेक्टेड DC शंट जनरेटर है, DC शंट जनरेटर की बात की है, ठीक है, जो कि सप्लाई किया है 40 वाट 200 वोल्ट लैम्प्स के द्वारा, ठीक है, जिसको हम लोग सप्लाई करें, उसको हम लोग कनेक्ट करें 60, 40 और 200 वोल्ट्स लैम्प्स के साथ। इट हैज़ अ आर्मेचर एंड फील्ड सर्किट रेजिस्टेंस ऑफ 0.2 ohms एंड 200 ohms। दैट मीन्स आर्मेचर का रेजिस्टेंस कितना है, 0.2 ohms, और फील्ड सर्किट का रेजिस्टेंस है 200 ohms का। कैलकुलेट करना है हमें आर्मेचर करंट और करंट इन ईच आर्मेचर करंट रिस्पेक्टिवली। हमें दो वैल्यूज हमें जानबूझ के आपके सामने मेंशन करके रखिए। आर्मेचर करंट भी फाइंड आउट करना है और हमारा करंट इन ईच आर्मेचर कंडक्टर रिस्पेक्टिवली। अब इसके लिए ये जो सर्किट है इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप डायरेक्टली मैं सर्किट आपके सामने मेंशन कर रहा हूँ। देखिए RSH ये हमारा एक DC शंट जनरेटर है, शंट जनरेटर है, दैट मीन्स हमारा जो फील्ड है हमने इसके शंट में कनेक्ट करके RSH का वैल्यू 200 है, ठीक है, RA का वैल्यू हमारा 0.2 है, EG का ये EG क्या हो गया हमारा जनरेट EMF हो गया, IA हमारा जनरेट करंट है जो ISH को भी फेड कर रहा है, ठीक है, दैट मीन्स फील्ड को भी फेड कर रहा है हमारा कुछ पार्ट, और मेजर पार्ट हमारा लोड साइड में कनेक्ट किया जाता है। इसमें हमारे 60 लैम्प्स है, टोटल नंबर ऑफ लैम्प्स कितने 60, ईच की वैल्यू है 40, ठीक है। अब हम लोग सारे वैल्यूज हमारे पास यहाँ पे गिवन है, ठीक है। अब एक मेन यहाँ पे कैच क्या था इस क्वेश्चन का, यहाँ पे लैप कनेक्टेड है, ठीक है, मैंने आपको बताया था लैप कनेक्टेड में A इज इक्वल टू P होता है, ठीक है, जिसका वैल्यू है 8। अब नंबर ऑफ पोल्स है 8, ठीक है, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 8। तो हमारे सारे वैल्यूज यहाँ पे गिवन है, हम लोग इसको बार बार लिखते नहीं। तो लोड का देखिए, अब टोटल लोड कितना हो जाएगा, लोड विल बी 60 लैम्प्स है, 60 नंबर ऑफ वाट कितना है इसका 60 वाट 40 वाट, ठीक है, तो 60 इंटू 40 विल बी 2400 वाट। 60 इंटू 40 टोटल लोड विल 2400 वाट का हमारा लोड हो जाएगा। लोड करंट अगर हम लोग निकालते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, देखिए टोटल लोड कितना है 2400 वाट का, और हमारा वोल्टेज कितना है, सप्लाई वोल्टेज कितना है, ठीक है, हमारा जो वोल्टेज है V जो जनरेट हो रहा है यहाँ पे जो हमारे पास आ रहा है लोड के अक्रॉस में, तो वो हमारा 200, ठीक है, 00 से कैंसिल 12। IL का वैल्यू आ गया हमारा 12 एम्पियर, ठीक है, ये लोड करंट हो गया। देखिए ये जो करंट फ्लो रहा है 12 एम्पियर हमारे पास आ गया, ठीक, चेंज द कलर, ओके। शंट फील्ड करंट कितना आ जाएगा, सप्लाई वोल्टेज कितना है हमारे पास में 200 वोल्ट है, ठीक है, ISH का वैल्यू, ठीक है, 200 डिवाइडेड बाय हमारे पास इसका जो वैल्यू आएगा, ठीक है, ISH का वैल्यू कितना आएगा 200 डिवाइडेड बाय RSH, ठीक है, सप्लाई वोल्टेज डिवाइडेड बाय सप्लाई, इसका जो रेजिस्टेंस है शंट फील्ड वाइंडिंग का वो हमारा 200, इसका वैल्यू आता है 1 एम्पियर, यहाँ पे हमने मेंशन करके रखा है, ठीक है, ये ISH का वैल्यू फीड हो रहा है। अब मुझे बताओ ये जो IA है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द KCL IA 1 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है और 12 एम्पियर यहाँ पे जा रहा है, तो इसमें टोटल आर्मेचर करंट कितना है, सिंपल है 12 + 1 यहाँ पे 13 एम्पियर हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, 13 एम्पियर हमारा यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। सो दैट ये यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर है, जैसे मैंने आपको बताया था RSH दैट मीन शंट फील्ड वाइंडिंग में जा रहा है हमारा करंट 1 एम्पियर का, ओके, और यहाँ पे लोड करंट में जा रहा है यहाँ पे 12 एम्पियर का, ओके। इस तरीके से जो जनरेटेड EMF का फॉर्मूला मैंने बताया था जनरेटर के लिए, वो क्या रहता है हमारा EG विल बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा सप्लाई वोल्टेज प्लस IA इंटू RA। तो V हमारा कितना है 200 प्लस हमारा IA का कितना है वैल्यू है 13 था, और RA का वैल्यू कितना था 0.2, ठीक है, RA का वैल्यू कितना था 0.2,
ओके। तो 200 प्लस यहाँ पे इसका 13 इंटू 2 कितना होता है 26, और यहाँ पे डेसिमल पॉइंट लगा देंगे 2.6, इसका वैल्यू आ गया 2.6 इस इक्वेशन का, ठीक है। 202.6 इसका वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। 202.6 वोल्ट इसका वैल्यू आ जाएगा ईजी का। ये तो वैल्यूज़ हमारे पास आ गए। अब हमें मेनली निकालना है क्या है कि जो करंट फ्लो रहा है, अभी हमने आर्मेचर करंट निकाल लिया 13 एम्पियर, हम लोग इसको डायरेक्टली मार्क कर सकते हैं, ठीक है। आर्मेचर करंट, ठीक है, कितना 13 एम्पियर है, ठीक है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ सकता है। बट हमारे पास पूछा गया कि करंट इन ईच आर्मेचर कंडक्टर, ठीक है। आर्मेचर कंडक्टर कितने, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ ए कितने हैं, हमारे पास 8 है। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, जो हमारे पास आर्मेचर का करंट आया था आएगा, उसको हम लोग डिवाइड कर देंगे, जो कि 13 था उसको हम लोग 8 से डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। इसका भी हम लोग टेक्निक आपको बताया था, ठीक है। इसको मिक्स फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से लिखेंगे 8, ठीक है, 1 जा, और यहाँ पे रिमेनिंग कितने बचेंगे 5, ठीक है। 8 1 जा 8 प्लस 5 हमारा 13/8, हम लोग इसको लिख सकते हैं 1/5/8, कुछ इस तरीके से लिखते हैं 13/8 को, ठीक है। तो दैट मीन्स हमारे पास 1 पॉइंट आ जाएगा, 1 प्लस हमारा 5/8, तो 1/8 का वैल्यू हमने ऑलरेडी मैंने आपको बता के रखा था। आई हैव टू चेंज द कलर सो दैट यहाँ पे आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है। 1/8 का वैल्यू हमने बता दिया था 0.125 होता है, ठीक है। और अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई करते तो ये हमारा 62.625 वगैरह आता है, ठीक है। दैट मीन्स 0.625, दैट मीन्स 1.625 इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। जो हमारा करंट फ्लो रहा है ईच आर्मेचर कंडक्टर में वो है हमारा 1.625 एम्पियर्स, ठीक है। ये दोनों भी इसके करेक्ट आंसर आ जाएगा। दैट मीन्स 13 एम्पियर जो है हमारा आर्मेचर करंट है यहाँ पे आया हुआ, और हमारा जो वैल्यू है वो है हमारा 1.625 एम्पियर, जो कि ईच आर्मेचर कंडक्टर में फ्लो हो रहा है, ठीक है। इस टाइप के आपको क्वेश्चंस को अप्रोच करना है। मैं एक नंबर ऑफ क्वेश्चंस कम लेते हुए आपको कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझाने की कोशिश करता हूँ, सो दैट आप एग्जामिनेशन में किस तरीके भी क्वेश्चंस आ जाए आप इसको अच्छी तरीके से इजीली अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अगर आपको आज का सेशन समझ में आ रहा हो तो इस सेशन को लाइक करें और आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इन अ वेव वाउंड आर्मेचर आर, ठीक है। अब वेव वाउंड आर्मेचर की बात करिए यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने रहते हैं, वो हमारे इक्वल टू 2 रहते हैं, ठीक है। वेव में क्या रहता है, A इज इक्वल टू 2 नंबर ऑफ पैरेलल पाथ। जैसे अभी हमने एक रिसेंट क्वेश्चन डिस्कस किया था, यहाँ पे हमारे पास में करंट इन ईच आर्मेचर कंडक्टर पूछा गया था। तो नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितने हमारे पास में, ठीक है, वो थे हमारे पास 8, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे जो लैप वाउंडेड था कनेक्शन, ठीक है। लैप में क्या था, A इज इक्वल्स टू P होता है, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ पोल्स था, ठीक है। तो हमारे पास 8 पैरेलल पाथ्स थे, तो 8 पैरेलल पाथ्स में हमारे पास करंट हमें फाइंड आउट करना था। उसी तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, वेव वाउंड जो आर्मेचर रहता है हमारा, उस केस में वो हमारे ऑलवेज 2 रहते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज 2, और वेव वाइंडिंग जो है हमारे हाई वोल्टेज और लो करंट एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। ये आपको एग्जामिनेशन पूछा जाता है हाई वोल्टेज और लो करंट के लिए। उसी तरीके से आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा पूछा जा सकता है, ठीक है। ये तो हमारा ऑप्शन बी आ जाएगा कि जो पैरेलल पाथ रहते हैं लैप वाउंड आर्मेचर में, उसमें उस केस में हमारा करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा, वो रहेगा इक्वल टू द नंबर ऑफ पोल्स। मैंने आपको बताया था लैप में नंबर ऑफ पैरेलल पाथ इज इक्वल टू नंबर ऑफ पोल्स ऑफ द मशीन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा। और हमारा ये लैप वाउंड जो है वो कौन से कनेक्शन के लिए हम लोग यूज़ करते हैं, कौन से एप्लीकेशन के लिए यूज़ करते हैं, ये रहता है हमारा लो वोल्टेज। दोनों भी केस ध्यान में रखिएगा, कंफ्यूज मत होना, ठीक है। लो वोल्टेज और हाई करंट, ठीक है, हाई करंट, ठीक है, हाई करंट। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का इस केस में करेक्ट आंसर आ जाएगा। देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द पोलैरिटी ऑफ अ इंड्यूस्ड ईएमएफ इन अ जनरेटर कैन बी रिवर्स बाय रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ। जो पोलैरिटी रहती है हमारी इंड्यूस्ड ईएमएफ में, जो जनरेटर में जनरेट होती है, उसका पोलैरिटी प्लस माइनस है, तो माइनस प्लस किस तरीके से रोटेट करना है आपको, तो ये हमें पूछा गया है। तो हम लोग किस चीज़ का डायरेक्शन चेंज करें, या तो फिर हमारा जो रोटेशन है, ठीक है, शाफ्ट का, वो हम लोग चेंज करेंगे, ठीक है, या फिर हमारे जो फील्ड फ्लक्स है उसकी पोलैरिटीज हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क। अब यहाँ पे मोटर में जो टॉर्क डेवलप होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक टॉर्क आर्मेचर में, डीसी मोटर में, वो हम लोग किस तरीके से रिवर्स कर सकते हैं, वो हम लोग क्या करेंगे, रोटेशन, फील्ड फ्लक्स या फिर आर्मेचर करंट से इसको चेंज कर सकते हैं। तो इस केस में आपको ध्यान में रखना होगा, इस केस में हम लोग फील्ड फ्लक्स या फिर आर्मेचर करंट को, देखिए और यहाँ पे पूछा गया है एंड, मतलब दोनों भी उसका जो डायरेक्शन है वो सेम रहेगा। एक तो हम लोग क्या करेंगे, इधर फील्ड फ्लक्स की डायरेक्शन को चेंज करेंगे या रिवर्स करेंगे, या फिर आर्मेचर करंट को, दोनों को साथ में नहीं करना, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन,
ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। यहाँ पे कभी काफ़ी बार एंड लिखा रहता है, यहाँ पे और है तो एंड यहाँ पे हम लोग ऑप्शन में रहता है, और हम लोग काफ़ी बार इसमें इसी तरीके से मार्क करके आते हैं। हालांकि क्वेश्चन काफ़ी बेसिक से रहते हैं, बट आपके जो कॉन्सेंट्रेशन और आपका जो अप्रोच रहता है उसके कारण आपके काफ़ी बार एग्जामिनेशन में गलत क्वेश्चंस बन जाते हैं। ठीक है, ये ऐसे क्वेश्चन है गाइस कि जो आपको मिस नहीं करना है और एक्यूरेट टू द पॉइंट आपको सॉल्व करके आना है। ठीक है, देखते हैं अभी हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन रेसिडुअल मैग्नेटिज्म इज रिक्वायर्ड टू बिल्ड अप द वोल्टेज आउटपुट। ठीक है, किस केस में रेसिडुअल मैग्नेटिज्म हमें रिक्वायरमेंट रहता है कि हम लोग वोल्टेज को बिल्डअप कर सकें। ठीक है, आउटपुट के लिए तो हमारे सेल्फ एक्साइटेड जनरेटर में हमारा जो फील्ड वाइंडिंग रहता है उसमें कुछ रेसिडुअल मैग्नेटिज्म की रिक्वायरमेंट रहती है, सो दैट हमारा कुछ फाइनाइट मैग्नेटिज्म इसमें रहना चाहिए, सो दैट हम लोग इसका वोल्टेज है उसको बिल्डअप कर सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। एक लैप ऑन जनरेटर है हमारे पास जिसमें 250 आर्मेचर कंडक्टर है और रन हो रहा है 1200 आरपीएम पे। अगर हमारा जनरेटर ईएमएफ है 200 वोल्ट तो हमारा ऑपरेटिंग फ्लक्स है वो कितना होगा, इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे E इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, सेम क्वेश्चन 5PZN/60A, PZN/60A। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी होगी। लैप वाइंडिंग के लिए क्या होता है, A इज इक्वल्स टू P होता है। ठीक है, तो ये ऑलरेडी कैंसिल आउट हो जाएगा, A इज इक्वल्स टू PZN/60 हमारे पास यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और यहाँ पे 5PZ, यहाँ पे 5 का भी वैल्यू रहेगा। ठीक है, तो हमारे पास E का वैल्यू कितना है, 200 वोल्ट है, जनरेटेड EMF 200 है। ठीक है, Z कितने हैं हमारे पास में, ठीक है, Z क्या हो गया, नंबर ऑफ कंडक्टर्स हो गए, नंबर ऑफ कंडक्टर्स कितने हमारे पास 1200 है। ठीक है, हम लोग इसमें यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं 1200, और यहाँ पे हमारे पास 250 कितना है, नंबर ऑफ आर्मेचर कंडक्टर। ठीक है, Z इज इक्वल्स टू N जो है हमारा 1200 आरपीएम है। देखिए यहाँ पे सॉरी टू से यहाँ पे जो रन हो रहा है हमारा 1200 आरपीएम पे रन हो रहा है। ठीक है, जो रोटेशनल स्पीड है हमारी 1200 आरपीएम की, और जो Z है वो हमारे 250 है हमारे पास नंबर ऑफ कंडक्टर्स। ठीक है, डिवाइडेड बाय हमारे पास यहाँ पे 60 का वैल्यू आ जाएगा, मल्टीप्लाइड बाय हमारा 5। ठीक है, जो कि हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, जो आर्मेचर देखिए यहाँ पे 250 आर्मेचर कंडक्टर है, हमने इसको एज अ स्पीड कंसिडर कर लिया था। 250 आर्मेचर कंडक्टर और जो कि रन हो रहा है हमारा 1200 आरपीएम पे, दैट मीन्स N का जो वैल्यू है हमारा 1200 आरपीएम है और Z का जो वैल्यू है हमारा 250 है। ठीक है, अब बाकी तो ये कॉन्स्टेंट है वो कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 2 × 20 × 250। ठीक है, ये 0 से 0 ये कैंसिल और ये 0 से 0 यहाँ पे कैंसिल, 2 × हमारे पास 25 आ जाएगा, 25 दैट मीन्स कितना हमारा मिल जाता है 50। ठीक है, तो 1/25 हमें वैल्यू पूछी गई, तो इसका वैल्यू आता है 0.04। ठीक है, 0.04 इसका करेक्ट आंसर आ जाता है वेबर में। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच मेथड इज ऑप्टेड टू अचीव स्पीड कंट्रोल अबव द रेटेड आरपीएम ऑफ डीसी मोटर। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों भी 2-3 चीज़ें मैं आपको इसमें समझाने वाला हूँ। देखिए कौन से मेथड हम लोग ऑप्टेड करते हैं जब हमारी स्पीड कंट्रोल रहती है अबव द रेटेड आरपीएम में। मान लो एक सर्टन स्पीड है हमारी, इसके अबव हमें स्पीड को ऑपरेट करना है डीसी मोटर में, तो वो रहती है हमारी फ्लक्स कंट्रोल मेथड गाइस। ठीक है, फ्लक्स कंट्रोल मेथड इंपॉर्टेंट है। देखिए ये हो गई हमारी फील्ड कंट्रोल मेथड में, जो फ्लक्स रहते हैं हमारे, एक ये जो स्पीड है हमारी, ये मान लो हमारी नॉर्मल स्पीड पे, ये 5.1 और ये 5.2 पे हमारे। ठीक है, हम लोग फील्ड वीकन करके इसकी स्पीड को बढ़ाते जाते हैं, तो ये हो गया हमारी एक बेस स्पीड होगी, ये तो होगा हमारा बेस स्पीड यहाँ तक का। ठीक है, ये तो हो गया हमारा यहाँ पे बेस स्पीड। ठीक है, इसके अबव हम लोग जो जा रहे हैं तो हमारे फील्ड कंट्रोल मेथड से जा रहे हैं। अब इसी तरीके से आपको ध्यान में रखना होगा कि ये फील्ड कंट्रोल मेथड में होता क्या है। देखिए एन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे, आपका बैक ईएमएफ और इनवर्सली प्रोपोर्शनल फ्लक्स है। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करते हैं, देखिए फ्लक्स क्या होता है, ये हमारा कांस्टेंट रहता है फील्ड कंट्रोल मेथड में। दैट मीन्स डीसी मशीन में मेनली फ्लक्स कांस्टेंट रहता है, इस फील्ड कंट्रोल मेथड में नहीं, क्योंकि हम लोगों को फील्ड को ही, दैट मीन्स फ्लक्स को ही हमें चेंज करना पड़ेगा। अब इस कंडीशन में क्या होता है, आप ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे हमने एक रेजिस्टेंस ऐड करते हैं। देखिए यहाँ पे इस येलो कलर के पोर्शन में आपको हाईलाइट करके रखा दो। ठीक है, जो शंट फील्ड है हमारी, इसके अक्रॉस, इसके सीरीज में हमने एक रेजिस्टेंस ऐड कर लिया, वेरिएबल रेजिस्टेंस। अब ये रेजिस्टेंस इंक्रीज कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो ईबी हम लोग क्या करें अल्टीमेटली, ठीक है, ईबी का फॉर्मूला क्या था, V - IA × RA। ठीक है, बैक ईएमएफ को हम लोग ये करें, ठीक है, चेंज कर रहे हैं। ठीक है, हालांकि ये इस इक्वेशन का यहाँ पे हमें कोई भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम लोग सिंपली इस फ्लक्स पे डिपेंडेंट है, तो ध्यान में रखिएगा। हम लोग इसको फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। देखिए गाइस क्या होता है,
एन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई बी बाय फाइव, ठीक है। तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं एन इज़ डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो वन बाय फाइव ई बी, अगर हमारा इसको हम लोग निगलेक्ट कर देते हैं इस पॉइंट के लिए, ठीक है। तो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ये फाइव के लिए जगह हमने, ठीक है, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर हमने हमारा रेजिस्टेंस कुछ फाइनाइट है, इसके बियॉन्ड हम लोग क्या करें, रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं। रेजिस्टेंस को ऐड कर रहे हैं तो हमारा जो फ्लक्स है, ठीक है, फ्लक्स को क्या करें हम लोग, कम फ्लो, इसका हम लोग रेस्ट्रिक्ट करें। इसमें से जो करंट फ्लो हो रहा है आर एस एच का, ठीक है, आई एस एच का जो हमारा कम फ्लो हो रहा है, इसके कारण हमारा करंट जो है हमारा रिड्यूस हो रहा है, ठीक है। इसका आर एस एच का करंट रिड्यूस हो रहा है, ठीक है, आई एस एच हमारा रिड्यूस हो रहा है, इसके कारण हमारा फ्लक्स भी रिड्यूस हो रहा है। और अगर हमारा फ्लक्स रिड्यूस होता है तो हमारी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ये स्पीड जो है हमारी इंक्रीज़ होगी अगर हमारा फ्लक्स रिड्यूस होता है तो, ठीक है। ये हो क्यों रहा है ऐसा, अगर हमने एक इसका आर एस एच का तो कुछ वैल्यू ऑलरेडी डिफाइंड है जो कि कांस्टेंट है, इसके बियॉन्ड हम लोग उसका रेजिस्टेंस ऐड करके इसको वेरी कर रहे हैं ना, ठीक है। उसको रेजिस्टेंस वेरी कर रहे हैं तो मेनली हम लोग आई एस एच जो करंट फ्लो हो रहा है उसी को हम लोग इम्पैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। और ये अगर हम इम्पैक्ट कर रहे हैं तो हमारा जो फ्लक्स है, ठीक है, फील्ड कंट्रोल मेथड में ये हमारा चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये फ्लक्स हमारा चेंज हो रहा है तो हमारा फ्लक्स कम होने के कारण ये जो हमारी स्पीड है हम लोग अबव देन बेस स्पीड हम लोग इसको वेरी करते हैं। और इसी तरीके से आपका जो एक कंडीशन आती है, नेक्स्ट जो हमारी स्पीड कंट्रोल लेते हैं मेथड है वो है हमारी बाय आर्मेचर कंट्रोल मेथड। अब ये आर्मेचर कंट्रोल मेथड में हमने यहाँ पे आर्मेचर करंट यहाँ पे मेंशन करे। इस केस में आपको ये फॉर्मूला ध्यान में रखना होगा, एन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ई बी बाय फाइव। और ये अब ई बी में क्या रहता है, बी माइनस आई। अब यहाँ पे हमने क्या किया, आई मल्टीप्लाइड बाय आर ए प्लस इसका खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस प्लस हमने एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर यहाँ पे ऐड करके रखे और अपॉन फाइव, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब गाइस हमें बताइए ये जो स्पीड है ये किस पे डिपेंड करती है हमारी, ये इस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे, ठीक है। तो डैट मीन्स इसमें हमारा क्या हो रहा है कि विदाउट रेजिस्टेंस कुछ इतना स्पीड आ रहा है, ठीक है। ओके, अगर हम लोग रेजिस्टेंस R1 ऐड करते तो हमारे कुछ स्पीड इस तरीके से आ रही है, ठीक है। और अगर हम लोग फिर से रेजिस्टेंस ऐड करते तो हमारी स्पीड कम हो रही है। दैट मीन्स हम लोग ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि जो आर्मेचर कंट्रोल मेथड है ये हमारी बिलो बेस स्पीड कंट्रोल मेथड है। ध्यान में रखिएगा, ये हमारी बिलो बेस स्पीड मेथड है कंट्रोलिंग की। अब ये कैसा हो रहा है, क्योंकि ए मल्टीप्लाइड बाय जिस तरीके से आर ए है, ठीक है, अगर ज़ीरो है तो ये टर्म हमारी कम रहेगी, ठीक है। जिस तरीके से अगर हमने आर में वैल्यू को डाल दी 100 ओम्स का हमने ऐड कर दिया तो अल्टीमेटली वी माइनस आई, ठीक है, वी माइनस आई इंटू आर ए का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं गाइस, ये कम कर रहे हैं। और ये किस पे डिपेंडेंट है, ये हमारा है ई बी पे। डैट मीन्स जो एन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कैसे, ई बी पे। और ई बी का अगर हमारा वैल्यू हमारा कम हो रहा है तो हमारी स्पीड भी कम हो रही है, ठीक है। तो ये हमारा फंक्शनल रिलेटेड रहता है हमारी इस केस में आर्मेचर कंट्रोल मेथड में। आई होप आपको दोनों भी जो मेथड है समझ में आएगी। दोनों मेथड आपको ध्यान में रखना होगा। जो फील्ड कंट्रोल मेथड है अबव द बेस स्पीड रहता है और आर्मेचर कंट्रोल जो हमारे बिलो द बेस स्पीड रहता है। ये दोनों भी चीज़ें मैंने आपको समझा दी, ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ डीसी जनरेटर इज मोस्ट सुटेबल एज अ बूस्टर। इसमें से कौन सा डीसी जनरेटर हम लोग एज अ बूस्टर करके यूज़ करते हैं, तो वो रहता है हमारा सीरीज जनरेटर गाइस, ठीक है। सीरीज जनरेटर हम लोग ये बेसिकली यूज़ किया जाता है सप्लाई करने के लिए जो फील्ड एक्साइटेशन रहता है डीसी लोकोमोटिव के लिए, या फिर हम लोग रीजनरेटर ब्रेकिंग के लिए जो रिक्वायरमेंट रहती है इसके लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। Then the next question is question number 23. The efficiency of a DC shunt generator is maximum when? Efficiency जो रहती है DC शंट जनरेटर की वो मैक्सिमम कब रहती है, ठीक है, जब हमारे लॉसेस है वो इक्वल रहते हैं, ठीक है। जब हमारे आर्मेचर सर्किट लॉसेस है, ठीक है, वो हमारे इक्वल रहते हैं सम ऑफ नो लोड रोटेशनल लॉसेस एंड फील्ड सर्किट लॉसेस। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे मैं मेंशन करके रखा हूँ। एफिशिएंसी हमारी डीसी शंट जनरेटर की किस तरीके से रहती है, आउटपुट अपॉन हमारे पास आउटपुट प्लस लॉसेस रहते हैं। जब हमारे लॉसेस ये दोनों भी इक्वल हो जाएगी, दैट मीन इस लॉसेस में हमारे पास क्या क्या रहते हैं, सम ऑफ नो लोड रोटेशनल लॉसेस भी रहते हैं उसमें, और हमारे पास फील्ड सर्किट के लॉसेस भी रहते हैं, ठीक है। जब ये हमारे इक्वल हो जाएगी, ठीक है, ये दोनों भी कैंसिल आउट होकर हमारे पास में आउटपुट बाय आउटपुट ये टर्म आ जाएगा, ठीक है। इसलिए इस तरीके से हम लोग हमारी इफिशियंसी को मैक्सिमम कर पाएंगे, ठीक है। और ये क्या होता है, कब होता है कि जब हमारे आर्मेचर सर्किट के लॉसेस वो सम ऑफ रोटेशनल रोटेशनल लॉसेस और फील्ड सर्किट लॉसेस के हमारे इक्वल हो जाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। उसके लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी, जो कांस्टेंट लॉसेस है हमारे हैं शंट फील्ड कॉपर लॉसेस प्लस स्ट्रे लॉसेस। ये आपको एग्जामिनेशन में एमसीक्यू बन के 100% आ सकता है। कांस्टेंट लॉसेस क्या है हमारे पास, शंट फील्ड कॉपर लॉसेस है प्लस स्ट्रे लॉसेस है। मैकेनिकल लॉसेस क्या है हमारे, फ्रिक्शनल लॉस ऑफ बियरिंग है पर उसमें फ्रिक्शनल लॉस ऑफ कम्यूटेटर है, और विंडेज लॉस जो एयर के द्वारा हमारे रहते हैं उसको हम लोग कहते हैं विंडेज लॉस। फ्रिक्शनल लॉसेस के द्वारा जो बियरिंग में हमारे पास रहते हैं, ठीक है,
उसके कारण जो लॉसेस होते हैं फ्रिक्शनल लॉसेस होते हैं बियरिंग के द्वारा, और कंप्यूटर के में जो फ्रिक्शन होता है उसके द्वारा मैकेनिकल लॉसेस, और ये सारे हमारे आते हैं मैकेनिकल लॉसेस के अंदर। कोर लॉस में क्या आता है हमारे पास, हिस्टैरिसीस लॉसेस हो गया और एडी करंट लॉसेस। हिस्टैरिसीस लॉसेस का भी मैंने एक सेशन जो 10 से 15 मिनट का ऑलरेडी अपलोड करा दिया, इससे आपको हिस्टैरिसीस क्या होता है, बीएच कर्व क्या होता है समझ में आ जाएगा। और स्ट्रे लॉसेस क्या होता है, इसमें हमारे पास मैकेनिकल प्लस कोर लॉसेज आते हैं। एग्जामिनेशन में ऐसा क्वेश्चन 100% बनता है इसकी, व्हाट इज स्ट्रे लॉसेज, तो इसमें हमारे पास मैकेनिकल लॉसेस रहते हैं प्लस कोर लॉसेस रहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। और एक टर्म मैं आपको समझा रहा हूँ कि जो लाइन करंट रहता है जहाँ पे हमारी इफिशियंसी मैक्सिमम रहती है डीसी मशीन की, वो क्या है, IL इज इक्वल टू √ PC अपॉन RA। ये आपको टर्म ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, विच जनरेटर यू वुड प्रेफर फॉर फीडिंग लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन। लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन को फीड करने के लिए हम लोग कौन सा जनरेटर यूज़ करते हैं, तो वो है हमारा ओवर कंपाउंड जनरेटर। दैट मीन्स वी यूज ओवर कंपाउंड जनरेटर फॉर फीडिंग द लॉन्ग डीसी ट्रांसमिशन लाइन। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, speed control by varying a armature circuit resistance in a DC motor provides a speed control by varying a armature circuit resistance in a DC motor provides constant torque drive and a variable power drive। ये हमने एक क्वेश्चन जो है तो हमने आपको मैंने समझाने की कोशिश की थी, वहाँ पे मैंने आपको मेंशन किया था। देखिए, एक जो स्पीड कंट्रोल हम लोग करते हैं, वेरिंग द आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस इन अ डीसी मोटर प्रोवाइड्स अ कांस्टेंट टॉर्क ड्राइव एंड अ वेरिएबल पावर ड्राइव। अब हम लोग उस क्वेश्चन की ओर जाते हैं सो दैट आपको उसको अच्छी तरीके से समझा सकूँ। देखिए, मैं आपको एक बार एक चीज़ यहाँ पे मैं मेंशन करता हूँ। देखिए, ये जो फील्ड कंट्रोल मेथड है ना, ये हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, ये हमारे रहते हैं कांस्टेंट पावर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइस। आप कोई भी पॉइंट जो है मेरे सेशन का वो स्किप मत किया करेगा, क्योंकि मैं क्वेश्चन लिमिटेड करा के आपको कॉन्सेप्ट काफ़ी ज़्यादा मैं आपको प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे आपके 100% एग्जामिनेशन में क्वेश्चन में बनते हैं। ठीक है, और ये हमारे कांस्टेंट पावर और हमारे वेरिएबल टॉर्क ड्राइव के लिए हम लोग इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, और ये जो है स्पीड कंट्रोल बाय आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ये हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं, कांस्टेंट टॉर्क, यहाँ पे हमारा टॉर्क कांस्टेंट रहता है। ठीक है, जहाँ पे हमारा पावर कांस्टेंट था, यहाँ पे हमारा कांस्टेंट टॉर्क रहता है, और वेरिएबल क्या रहता है हमारा, ये पावर रहता है। ये हमारे आर्मेचर कंट्रोल मेथड, ये दो चीज़ें आपको और एक्स्ट्रा मैंने आपको बता दी, ये ध्यान में रखना होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें से क्वेश्चन 100% बन सकता है इस साल। ठीक है, तो उसी तरीके से आपको जो क्वेश्चन आपको एग्जामिनेशन में हमने जो अभी डिस्कस किया वो क्या था कि स्पीड कंट्रोल थी बाय वेरिंग आर्मेचर सर्किट रेजिस्टेंस। आर्मेचर में क्या होता है कि उसका जो वो पावर वो टॉर्क है हमारा कांस्टेंट रहता है, और वो हमारा वेरिएबल पावर ड्राइव रहता है। और फील्ड में क्या रहता है, कांस्टेंट पावर रहता है और टॉर्क वेरिएबल रहता है। दोनों भी चीज़ें इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। काफ़ी बार हम लोग पैनिक होकर यही सारी चीज़ें में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आर्मेचर अगर पूछा गया तो सिंपली ध्यान में रखना कि कांस्टेंट टॉर्क और वेरिएबल पावर ड्राइव, और उसी का रिवर्स हो जाएगा हमारे फील्ड में। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ गया था। तो ये थे गाइस कुछ 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑन डीसी मशीन। मैंने ट्राई किया कि एवरी ईच एंड टॉपिक जो आपको मैंने स्टार्टिंग में आपको मेंशन किया था, ठीक है, सिलेबस के अकॉर्डिंग, वो आपको मैं समझा सकूँ। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। अगर कोई इसमें से पॉइंट छूट गया होगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। जो नेक्स्ट सेशन हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग ट्रांसफार्मर का ले सके, ठीक है, सो दैट हम लोग उसमें सिंगल फेज और 3 फेज ट्रांसफार्मर के ईच एंड एवरी कॉन्सेप्ट विद नंबर ऑफ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट सेशन के लिए मैं आपको क्वेश्चन छोड़ के जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, एक 4 पोल 20 किलोवाट का 200 वोल्ट का वेव वाउंड शंट जनरेटर है, जिसका हमें पूछा गया करंट इन अ पैरेलल पाथ। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आपको हमें करेक्ट आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना होगा। सो आशा करता हूँ आपको आज का सेशन समझ में होगा। आज आप हमारे चैनल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एमसीक्यूज और कोचिफाई को यहाँ पे आप क्लिक करके अभी सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपने नहीं किया होगा, हमारे टेलीग्राम चैनल की लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने प्रोवाइड करके रखी है। कोई भी दिक्कत आती है तो हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। DFCCL के नॉन टेक्निकल सेशन देखने के लिए यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट पे क्लिक करके अभी जाके देख सकते हो, ठीक है। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन। हैव अ नाइस डे।